रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात मैं आपको एक बहुत ही मुलायम, बहुत ही गहरी कहानी सुनाने आया हूं। कहानी जाल में फंसी दोस्ती। दो मछुआरे, एक ही तालाब और एक ही जाल। लेकिन जब लालच का धागा खींचता है तो दोस्ती भी उसी जाल में उलझ जाती है। और फिर एक बड़ी आपदा उन्हें याद दिलाती है कि जाल से बड़ी चीज है साथ निभाना। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस दुनिया का दरवाजा है जहां न जाल इतने उलझे थे, न दिल इतने भारी, जहां इंसान का भरोसा ही सबसे मजबूत नाव हुआ करता था। जैसे जैसे ये किस्सा आगे बढ़ेगा, आपके मन की सारी थकान धीरे धीरे तालाब के पानी की तरह शांत होती चली जाएगी और नींद आपके पास आकर बैठेगी, एक पुराने साथी की तरह। अगर आपको भी लगता है कि कहानियां सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीने और महसूस करने की चीज है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हर दिन में एक नई कहानी आपकी बेचैन रातों को सुकून देने आती है। तो बताइए, आप इस वक्त किस शहर और कौन से गांव की खामोशी से हमें सुन रहे हैं? और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे है? क्या आपके कमरे में भी वही खामोशी है जैसी इस तालाब के किनारे फैली रहती है? अब धीरे धीरे रोशनी को मंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और आंखें आधी मूंद लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस तालाब की ओर लौटने का जहां जाल में सिर्फ मछलियां ही नहीं फंसती, कभी कभी दोस्तियां भी फंस जाती हैं। और वहीं से शुरू होती है एक नई सुबह, एक नई सीख। सुबह का सूरज जैसे ही क्षितिज से झांकता, गांव के तालाब का पानी सोने की तरह चमक उठता। हल्की हल्की हवा से पानी की सतह पर लहरें उठती, मानो तालाब अपनी सांसें ले रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट, दूर कहीं से आती बैलों की घंटियों की आवाज और कच्चे रास्ते पर चलते गांव वालों की चहल पहल, ये सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रचते। यह तालाब गांव की जान था। पीढ़ियों से यहां गांव वाले नहाते, पानी भरते और मछलियां पकड़ते आए थे। यही तालाब उनकी रोजी रोटी भी था और उनका गर्व भी। इसी तालाब के किनारे दो नावें अक्सर साथ साथ दिखती। एक में रघु बैठा होता और दूसरी में मोहन। रघु का स्वभाव तालाब के पानी जैसा ही था, गहरा, शांत और सरल। उसकी आंखों में हमेशा एक सुकून होता, चाहे हालात जैसे भी हों। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सांवली त्वचा और मजबूत बाजू। वह मेहनती था और उसका सबसे बड़ा गर्व यही था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाता है। उसकी पत्नी सुनीता घर संभालने वाली, धैर्यवान और समझदार स्त्री थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी तालाब से थोड़ी दूर खेतों के किनारे थी। सुनीता अक्सर कहती, रघु, तालाब का पानी जितना साफ है वैसा ही तुम्हारा मन भी है। भगवान चाहे कितनी भी परीक्षा ले, तुम कभी गलत रास्ता मत पकड़ना। और रघु मुस्कुराकर कहता, सुनीता, मछली पकड़ने वाला कभी धैर्य खो दे तो उसका जाल खाली ही रहेगा। दूसरी ओर मोहन था। उम्र और कद काठी में रघु जैसा ही, लेकिन स्वभाव में फर्क था। मोहन चंचल था। उसकी आंखों में हमेशा नई योजनाएं चमकती रहती। वह तेजी से काम करने वाला और कभी कभी उतावलापन दिखाने वाला आदमी था। उसकी पत्नी गौरी भी मेहनती थी, पर मोहन के सपनों और उम्मीदों को लेकर अक्सर चिंतित रहती। वह कहती, मोहन, जितना है उसी में संतोष कर लो। लालच ज्यादा होगा तो तालाब भी रूठ जाएगा। पर मोहन हंसकर टाल देता, गौरी, संतोष करने से पेट नहीं भरता। देखना, एक दिन मैं इस तालाब से इतना निकालूंगा कि हमारे बच्चे सोने के जूते पहनेंगे। रघु और मोहन की दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने पहली बार बांस की छोटी सी छड़ी से तालाब में मछली पकड़ना सीखा था। जब पहली मछली उनके कांटे में फंसी थी, तब भी दोनों साथ थे। गांव के मेले में नाव की दौड़ हो या तालाब की सफाई, दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। लोग अक्सर कहते, देखो, रघु और मोहन, ये दोनों तो जैसे तालाब और सूरज हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा। दोनों की नावें हर सुबह तालाब के बीच मिलती। नावों के तख्तों पर रखे जाल, बांस की डंडियां और लोहे के कांटे सब साझा किए जाते। अगर एक का जाल फट जाता
तो दूसरा तुरंत अपना जाल आगे कर देता। गांव की चौपाल पर जब भी कोई मछली पकड़ने की बात करता तो रघु और मोहन का जिक्र जरूर होता। मुखिया श्यामलाल कहते, दोस्ती अगर देखनी हो तो इन दोनों से देखो, जहां एक जाएगा दूसरा पीछे पीछे जाएगा। पंडित हरिहर भी अक्सर आशीर्वाद देते, बेटा सच्ची मित्रता वही है जो सुख दुख दोनों में निभे, जैसे गंगा और यमुना संगम पर मिलकर एक हो जाती हैं। गांव का छोटा लड़का रामू भी उनकी नावों को दूर से निहारता। उसके मन में यही सपना था कि बड़ा होकर वह भी इनके साथ नाव चलाएगा और मछली पकड़ेगा। सुबह सुबह दोनों नावें तालाब के बीच पहुंचतीं। पानी की सतह पर सूरज की किरणें पड़तीं और चमचमाती मछलियां इधर उधर तैरतीं। रघु धीरे धीरे जाल डालता, जबकि मोहन तेजी से जाल फैलाता। देखना रघु, आज मैं तुझसे ज्यादा मछली निकालूंगा, मोहन हंसते हुए कहता। रघु शांत स्वर में जवाब देता, मछलियां गिनने से ज्यादा जरूरी है उनका सही बांटना मोहन, आखिर घर तो दोनों का ही पलता है। दिन ढलते ही दोनों नावें किनारे लौटतीं और जो भी मछलियां मिलतीं उन्हें बराबर बराबर बांट लिया जाता। यही उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान थी, बराबरी। एक बार की बात है, बरसात के मौसम में जब तालाब का पानी बढ़ गया था, तब मोहन की नाव अचानक बहाव में उलटने लगी। जाल और मछलियां सब डूबने लगे। मोहन घबराया। तभी रघु ने बिना सोचे समझे अपनी नाव उसकी ओर मोड़ दी। मोहन, पकड़ मेरा हाथ, रघु ने चिल्लाकर कहा। मोहन का हाथ कांप रहा था, पर रघु ने उसे खींचकर अपनी नाव में बिठा लिया। उस दिन गांव भर ने रघु की बहादुरी और दोस्ती की मिसाल देखी। मोहन ने सबके सामने कहा था, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ रघु की वजह से। गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और तालाब पर सूरज ढलते ढलते दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन जीवन का खेल भी अजीब होता है। जैसे तालाब की लहरें कभी शांत रहती हैं और कभी तूफानी, वैसे ही रिश्तों की नावें भी कभी डगमगा जाती हैं। तालाब उस दिन भी शांत था, सूरज वैसे ही चमक रहा था, मछलियां वैसे ही तैर रही थीं। पर रघु और मोहन की दोस्ती की नाव में एक छोटी सी दरार पड़ने वाली थी। ये दरार कहां से आएगी? कैसे दोनों के बीच की बराबरी की डोर टूटेगी? यह आने वाले दिनों की कहानी थी। सुबह की लालिमा तालाब के पानी पर फैल चुकी थी। हल्की हवा में जालों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रघु और मोहन दोनों अपनी अपनी नाव लेकर तालाब के बीच पहुंचे। उनके साथ तालाब का वह पुराना संगीत था, पक्षियों की चहचहाहट, पानी की लहरें और दूर गांव से आती बैलों की घंटियां। रघु ने नाव के किनारे पर बैठे बैठे धीरे से जाल खोला। उसका तरीका हमेशा सधा हुआ होता था, शांत, धैर्य से और पूरी लगन से। दूसरी ओर मोहन ने जल्दी जल्दी अपना जाल फैलाया और हंसते हुए बोला, रघु देखना, आज मेरी नाव मछलियों से लबालब भर जाएगी। तू तो वैसे ही धीरे धीरे चलता है। जब तक तू एक जगह जाल डालता है, मैं 2 जगह डालकर निकाल लूंगा। रघु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। मोहन, जल्दी करने से हमेशा फायदा नहीं होता। मछली को पकड़ना एक कला है, सिर्फ ताकत या उतावलापन नहीं। तालाब भी धैर्य मांगता है। मोहन ने हंसकर कहा, धैर्य की बात तू करता है, लेकिन इस तालाब की मछलियां अब उतनी आसानी से हाथ नहीं आती। हमें तरीका बदलना पड़ेगा। उस शाम जब दोनों नावें लौटकर किनारे पहुंची, तो बच्चों ने दौड़कर देखा कि किसकी नाव में कितनी मछलियां हैं। रामू भी उन बच्चों के बीच था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह हमेशा रघु और मोहन को देखकर खुश होता। रामू चिल्लाया, देखो, आज मोहन काका की नाव में ज्यादा मछलियां हैं। गांव के बुजुर्ग श्यामलाल चौपाल पर बैठे थे। उन्होंने दोनों की नावों को गौर से देखा और कहा, ठीक है, मछलियां कभी किसी के हिस्से ज्यादा होती हैं और कभी कम, लेकिन असली बात यह है कि तुम दोनों बराबर बांटते हो। यही तुम्हारी दोस्ती की पहचान है। पंडित हरिहर ने भी सिर हिलाया और बोले, सही कहा मुखिया जी,
तालाब से मिलने वाली चीज बांटने से ही बरकत होती है। अगर कोई लालच करे तो जल की देवी नाराज हो जाती हैं। रघु ने आदर से सिर झुका दिया, लेकिन मोहन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। रात को जब रघु घर लौटा तो सुनीता ने उसके थके हुए चेहरे को देखकर पानी का गिलास आगे बढ़ाया। आज फिर तुम देर तक नाव में रहे? उसने पूछा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुनीता, मोहन को जल्दी थी। वो चाहता था कि और मछलियां निकाली जाएं। मैं तो बस उसे निराश नहीं करना चाहता था। सुनीता ने गंभीर स्वर में कहा, रघु, ध्यान रखना, लालच कभी अच्छा नहीं होता। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मेहनत और संतोष से ही घर चलता है। उधर मोहन के घर में माहौल कुछ अलग था। गौरी ने देखा कि मोहन खुशी से झूम रहा था। उसने कहा, मोहन, आज तो तुम बहुत मछलियां लेकर आए, लेकिन सुनो, ज्यादा पानी की चाह कभी कभी मुसीबत भी बन जाती है। मोहन ने हंसकर कहा, गौरी, तू हमेशा डराती क्यों है? अगर मैं मेहनत करूंगा तो तालाब से और निकाल लूंगा। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वही बड़ा बनते हैं। देखना, एक दिन मैं इस पूरे गांव में सबसे धनी हो जाऊंगा। गौरी ने धीरे से कहा, धनी बनने से पहले अगर दोस्ती टूट गई तो क्या बचेगा? मोहन चुप हो गया, पर उसके मन में महत्वाकांक्षा की गूंज गहरी होती जा रही थी। अगले दिन सुबह रामू फिर तालाब किनारे पहुंचा। उसने दोनों नावों को देखा और आवाज लगाई, रघु काका, मोहन काका, मैं भी एक दिन आप दोनों की तरह नाव चलाऊंगा और मछलियां पकड़ूंगा। रघु ने हंसकर कहा, हाँ रामू, लेकिन याद रखना, मछलियां बांटनी भी सीखनी पड़ेंगी। दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। मोहन ने बच्चे को देखा और थोड़े व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हाँ, दोस्ती तो है ही, लेकिन अगर मछली ही न बचे तो दोस्ती किस काम की? रामू समझ नहीं पाया, लेकिन उसने महसूस किया कि दोनों काकाओं के बीच कुछ अलग सी खटास आने लगी है। उस शाम जब दोनों नावें लौट रही थीं, तो तालाब की सतह पर अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा थम गई, पक्षियों की आवाज भी धीमी हो गई। ऐसा लगा मानो तालाब खुद कुछ कहना चाहता हो। रघु ने नाव किनारे लगाते हुए मोहन की ओर देखा और बोला, मोहन, तालाब का हाल बदल रहा है। मछलियां अब उतनी नहीं रहीं। हमें सावधानी बरतनी होगी। अगर हम ज्यादा लालच करेंगे तो तालाब ही रूठ जाएगा। मोहन ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में वही महत्वाकांक्षा चमक रही थी। रघु, तू देखना, कल से मैं नया जाल डालूंगा, बड़ा जाल। जितनी भी मछलियां होंगी सब एक साथ खींच लूंगा। रघु चुप हो गया। उसने तालाब के पानी की ओर देखा, जहां सूरज की अंतिम किरणें लाल रंग में घुल रही थीं। तालाब की गहराई मानो उसे चेतावनी दे रही थी। गांव की चौपाल पर अब चर्चा शुरू हो चुकी थी कि मोहन और रघु की नावें पहले जैसी साथ नहीं रही। श्यामलाल ने पंडित हरिहर से कहा, कुछ गड़बड़ है। पहले ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अब मोहन की आंखों में कुछ और ही चमक है। पंडित हरिहर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब दोस्ती के बीच लालच आ जाता है तो तालाब की गूंज भी बदल जाती है। मुझे डर है कि यह गूंज किसी बड़ी आहट का संकेत है। रात गहरी हो चुकी थी। रघु अपनी झोपड़ी में परिवार के साथ सुकून से सो गया, जबकि मोहन अपने आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में नए जाल और नई योजनाओं का सपना था। तालाब शांत था, लेकिन उसकी खामोशी में एक तूफान छुपा था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि तालाब किनारे हलचल शुरू हो गई। तालाब का पानी हल्के हल्के हिलोरें ले रहा था। उस दिन तालाब के पास सबसे पहले पहुंचा मोहन। उसके हाथ में नया जाल था, पुराने जाल से कहीं बड़ा और चौड़ा। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उसने अपनी नाव में बैठते हुए मन ही मन कहा, अब देखना, इस नए जाल से सारी मछलियां मेरी नाव में होंगी। रघु चाहे जितना भी धैर्य रखे, आज मैं उसे दिखा दूंगा कि किसे असली हुनर आता है। कुछ ही देर में रघु भी तालाब पर आया। उसकी नाव साधारण थी और उसका जाल पुराना लेकिन साफ और सलीके से मोड़ा हुआ।
रघु ने जैसे ही मोहन के हाथ में बड़ा जाल देखा तो मुस्कुराकर बोला, मोहन, ये तो बड़ा अच्छा जाल है, पर इतना बड़ा जाल डालना आसान नहीं होता, संभाल कर काम करना। मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, रघु, तू चिंता मत कर, ये जाल ही हमारी जिंदगी बदल देगा। अब मछलियां कम हो या ज्यादा, सब मेरी नाव में आएंगी। रघु ने शांति से उत्तर दिया, मोहन, तालाब सबका है, अगर हम सब कुछ एक ही बार खींच लेंगे तो आने वाले दिनों में क्या बचेगा। मोहन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी नाव तालाब के बीच ले गया। मोहन ने बड़े जाल को तालाब में फेंका। जाल पानी की सतह पर फैलकर चमकने लगा। थोड़ी ही देर में जाल भारी होने लगा। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। नाव झुकने लगी, पर मोहन हार मानने वाला नहीं था। जाल खींचते ही उसमें तड़पती हुई दर्जनों मछलियां फंसी हुई थीं। गांव के किनारे खड़े बच्चे रामू उत्साह से चिल्लाए, वाह, मोहन काका का जाल तो पूरा भर गया। रामू की आंखों में चमक थी। वह दौड़कर पंडित हरिहर के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, देखो, मोहन काका तो बहुत बड़ी मछलियां पकड़ रहे हैं। पंडित हरिहर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा रामू, बड़ी सफलता हमेशा बड़ी परीक्षा लेकर आती है। देखना, ये जाल तालाब की मछलियों को खुश भी कर सकता है और नाराज भी। शाम को जब दोनों नावें किनारे लौटीं तो गांव वालों ने देखा कि मोहन की नाव मछलियों से लबालब भरी है, जबकि रघु की नाव में मछलियां कम थीं। गांव के कुछ लोग मोहन की तारीफ करने लगे। मोहन, ये तो कमाल कर दिया तूने, तेरा जाल तो पूरे तालाब पर राज करेगा। श्यामलाल भी वहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, मोहन, मेहनत अच्छी है, पर तालाब का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। बराबरी का बांट ही तुम्हारी और रघु की पहचान है। मोहन मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, बराबरी तब तक थी जब तक दोनों का जाल एक जैसा था। अब देखिए, मेहनत और हुनर से मैंने ज्यादा पाया है, तो हिस्सेदारी भी ज्यादा मिलनी चाहिए। यह सुनकर रघु चौंक गया। उसने धीरे से कहा, मोहन, हमारी दोस्ती हमेशा बराबरी पर टिकी है। जो भी मिलता था हम बराबर बांटते थे। तू ऐसा क्यों कह रहा है? मोहन ने थोड़ा रूखा स्वर अपनाया। रघु, तू नहीं समझेगा। जिसको ज्यादा मेहनत आती है उसको ज्यादा हक भी मिलना चाहिए। गांव में पहली बार दोनों दोस्तों की नावों की गूंज अलग हो गई। रात को रघु जब घर पहुंचा तो उसने सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने कहा था रघु, लालच कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन तू अपना स्वभाव मत बदलना। चाहे जितना भी हो, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रघु ने गहरी सांस ली। हां सुनीता, मैं भी यही सोचता हूं, पर अगर मोहन ने बराबरी छोड़ दी तो हमारी दोस्ती कैसे टिकेगी? दूसरी ओर मोहन जब घर पहुंचा तो गौरी ने उसके चेहरे पर गर्व की चमक देखी। मोहन, तू आज बहुत मछलियां लाया, लेकिन रघु को छोड़कर अलग हिस्सेदारी मांगना क्या सही है? मोहन ने चिढ़ते हुए कहा, गौरी, तू भी वही बात करने लगी जो सब कहते हैं। रघु को बांटकर खाने की आदत है, लेकिन मैं अब बांटने से थक चुका हूं। मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं। गौरी चुप हो गई, पर उसके दिल में डर बैठ गया था। अगले दिन सुबह रामू तालाब किनारे बैठा था। उसने दोनों नावों को जाते देखा। उसने रघु से कहा, रघु काका, आप क्यों परेशान हो? दोस्ती तो हमेशा बराबर रहती है, जैसे मैं और मेरा छोटा भाई मिठाई बांटते हैं। रघु ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, सही कहता है रामू, काश बड़े लोग भी बच्चों की तरह बांटना सीखें। मोहन ने यह सुन लिया। उसने रामू की ओर देखकर कहा, बेटा रामू, जब तू बड़ा होगा तब समझेगा कि सब कुछ बराबर नहीं होता। जो ज्यादा मेहनत करता है वही ज्यादा पाता है। रामू उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर सच्चाई किसकी है, रघु काका की या मोहन काका की। उस शाम जब सूरज ढल रहा था तो तालाब पर अजीब सी खामोशी छा गई। हवा धीमी थी।
और पानी की सतह पर कुछ अनकहे सवाल तैर रहे थे। रघु ने मोहन की नाव की ओर देखा और कहा, मोहन, याद रख, लालच की पहली लहर छोटी होती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। अगर हम तालाब का संतुलन बिगाड़ेंगे तो आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे। मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, रघु, तू अपनी सोच अपने पास रख। मैं अब बड़ा सोच चुका हूं, और जो बड़ा सोचता है उसे बड़ा करना ही पड़ता है। रघु ने तालाब की गहराई की ओर देखा। उसे लगा कि पानी के नीचे कोई अनदेखी बेचैनी छिपी है, मानो तालाब खुद दोस्ती के टूटने का दर्द महसूस कर रहा हो। गांव की चौपाल पर फिर चर्चा हुई। श्यामलाल ने पंडित हरिहर से कहा, दोस्ती की नाव में पहली बार दरार आई है। मुझे डर है कि अगर यह दरार बढ़ी तो न सिर्फ दोस्ती टूटेगी बल्कि तालाब भी रूठ जाएगा। पंडित हरिहर ने गंभीर स्वर में कहा, लालच की पहली लहर छोटी होती है, लेकिन वही आगे चलकर तूफान बनती है। भगवान करे ये तूफान जल्द न आए। तालाब की लहरें किनारे से टकराकर मानो यही गूंज दोहरा रही थीं। लालच की पहली लहर। गांव की चौपाल उस शाम कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। नीम के पेड़ के नीचे खाटें बिछी थीं। आसपास गांव वाले बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। लालटेनें टंगी हुई थीं और हवा में गोबर के लेप की हल्की सी महक घुली थी। आमतौर पर चौपाल पर खेतीबाड़ी, मेले ठेले और त्योहारों की बातें होती थीं, पर आज का विषय सिर्फ एक था, तालाब और दोनों मछुआरों की दोस्ती। गांव का बूढ़ा कन्हैया चौपाल पर बोला, भाई, मैंने तो पहली बार देखा है कि मोहन और रघु अलग अलग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वरना तो दोनों की नावें हमेशा साथ लौटती थीं। श्यामलाल ने गंभीरता से कहा, हां कन्हैया, यही चिंता की बात है। हमारी नई पीढ़ी इन्हें देखकर सीखती है। अगर इनकी दोस्ती में दरार आई तो गांव का माहौल भी बदल जाएगा। पंडित हरिहर, जो चौपाल पर बैठे तुलसी की माला फेर रहे थे, बोले, मित्रता का अर्थ है समानता। अगर उसमें ऊंच नीच आ गई तो वो मित्रता नहीं रहेगी। जल की देवी भी तभी प्रसन्न रहती हैं जब इंसान ईमानदारी और बराबरी से जीता है। गांव के कई लोग सिर हिलाने लगे। इसी दौरान चौपाल से थोड़ी दूर सुनीता और गौरी बैठी थीं। सुनीता ने चिंता भरे स्वर में कहा, गौरी बहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मोहन धीरे धीरे बदल रहा है? वह अब पहले जैसा नहीं रहा। गौरी ने गहरी सांस लेकर कहा, हां सुनीता, मैं भी देख रही हूं। पहले वो कहता था कि दोस्ती ही सबसे बड़ी पूंजी है, अब कहता है कि सबसे बड़ी पूंजी पैसा है। मैं समझाती हूं, पर वो सुनता ही नहीं। सुनीता ने गंभीर नजरों से कहा, अगर दोस्ती टूट गई तो पैसा भी चैन नहीं देगा। मैंने रघु से कहा है कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी सच्चाई और संतोष न छोड़े। दोनों औरतों के दिलों में डर बैठ गया था, मानो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला हो। चौपाल के पास ही रामू बैठा सब सुन रहा था। उसकी छोटी सी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से श्यामलाल से पूछा, मुखिया जी, अगर दोस्त आपस में झगड़ जाएं तो क्या फिर से दोस्त नहीं बन सकते? श्यामलाल ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, दोस्ती अगर सच्ची हो तो कितनी भी दरार आए अंत में जुड़ ही जाती है, पर अगर लालच बीच में आ जाए तो जुड़ना मुश्किल हो जाता है। रामू ने मासूमियत से कहा, तो क्या मैं दोनों काकाओं को फिर से दोस्त बना सकता हूं? पंडित हरिहर ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं रामू, कभी कभी बच्चों की मासूमियत ही सबसे बड़ी सीख होती है। इसी बीच मोहन चौपाल पर पहुंच गया। उसके कंधे पर वही बड़ा जाल टंगा था। गांव वाले उसकी ओर देखने लगे। मोहन ने गर्व से कहा, आज फिर मेरा जाल भर कर आया है, और मैं कहता हूं, जिसने ज्यादा मेहनत की है उसका हक भी ज्यादा होना चाहिए। अब बराबरी की बात करना बेकार है। गांव वाले चुप हो गए। सभी की निगाहें श्यामलाल पर टिक गईं। श्यामलाल ने दृढ़ स्वर में कहा, मोहन, मेहनत अच्छी है, लेकिन यह मत भूलो कि तालाब सबका है। अगर तुम सारा निकाल लोगे
तो दूसरों के लिए क्या बचेगा? और तुम्हारे और रघु की दोस्ती का क्या होगा? मोहन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुखिया जी, दोस्ती पेट नहीं भरती, मछली पेट भरती है। और अब मैं अपने पेट और अपने घर के बारे में सोचूंगा। उसकी बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। उसी समय रघु भी चौपाल पर आ गया। उसके हाथ में पुराना जाल था और चेहरे पर वही शांत भाव। उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, दोस्ती ही असली पूंजी है। अगर हम दोस्ती खो देंगे तो न तालाब बचेगा और न बरकत। मैं अपने हिस्से से संतोष करता हूं, लेकिन मैं तालाब और गांव का नुकसान होते नहीं देख सकता। मोहन ने व्यंग्य से कहा, रघु, तू हमेशा संतोष की बातें करता है। यही वजह है कि तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। गांव वाले हतप्रभ थे। पंडित हरिहर ने खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, मोहन बेटा, तू जो कर रहा है उससे जल की देवी नाराज होंगी। याद रख, लालच से कभी सुख नहीं मिलता। अगर तूने अपना रास्ता नहीं बदला तो आने वाले दिनों में तूफान जरूर आएगा। मोहन ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, तूफान की बातें छोड़िए। मैं मेहनत करूंगा और सब कुछ जीत लूंगा। रघु ने चुपचाप पंडित हरिहर की ओर देखा। उसके मन में वही डर गहराता जा रहा था। चौपाल पर उस रात देर तक चर्चा चलती रही। गांव वाले असमंजस में थे। कुछ लोग मोहन की मेहनत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग रघु की संतोषी सोच को सही बता रहे थे। रामू चुपचाप दोनों को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, दोस्ती बड़ी है या मछली? तालाब दूर से चांदनी में चमक रहा था। उसकी लहरें मानो गांव वालों की चिंता को अपने भीतर समेट रही थीं, और उस खामोशी में एक अजीब सी आहट थी, आने वाले समय की। सुबह का सूरज तालाब के ऊपर उग रहा था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और पानी पर बगुले कतार बनाकर खड़े थे, लेकिन उस शांति में भी तनाव की लहरें साफ महसूस हो रही थीं। रघु अपनी छोटी नाव लेकर तालाब की ओर पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा रामू भी था। रामू ने खुश होकर कहा, बाबा, आज मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। रघु मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, मगर याद रखना, मछली पकड़ना सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य भी है। तभी दूसरी ओर से मोहन अपनी बड़ी नाव और भारी जाल लेकर पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी गौरी भी आई थी। गौरी ने चिंतित स्वर में कहा, मोहन, कल चौपाल पर सबने चेताया था, क्यों ना थोड़ा संतोष कर लो? मोहन ने तेजी से जवाब दिया, गौरी, अगर मैं संतोष करता रहा तो जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। अब वक्त आ गया है जब मुझे सबको दिखाना होगा कि असली मेहनती कौन है। रघु ने मोहन की आवाज सुन ली। वह चुप रहा, लेकिन उसके दिल में दर्द की लहर उठी। मोहन ने अपने जाल को तालाब के उस हिस्से में डाल दिया जहां मछलियां ज्यादा मिलती थीं। यह जगह पहले से ही रघु की नाव के पास थी। रघु ने शांत स्वर में कहा, मोहन, ये हिस्सा हम दोनों बराबरी से बांटते थे। अकेले पकड़ोगे तो गलत होगा। मोहन ने ठहाका मारते हुए कहा, रघु, अब बच्चों जैसी बातें मत कर। जो पहले पहुंचता है उसका हक है। मेहनत कर और देख मैं कितना पकड़ता हूं। रामू ने मासूमियत से कहा, मोहन काका, बाबा कहते हैं कि बांटकर खाने में ही मजा है। मोहन ने चिढ़कर कहा, रामू, ये सब किताबों की बातें हैं, जिंदगी हकीकत से चलती है। तभी किनारे पर खड़ी सुनीता, रघु की पत्नी, ने ऊंची आवाज में कहा, मोहन भाई, मत भूलो कि दोस्ती ही असली दौलत है। मछलियां तो आज हैं, कल नहीं। गौरी ने सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, मैं तो रोज यही समझाती हूं, पर मोहन अब सुनता ही नहीं। दोनों औरतों की आंखों में चिंता झलक रही थी। धीरे धीरे तालाब किनारे गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। श्यामलाल मुखिया, पंडित हरिहर और कई दूसरे लोग आकर खड़े हो गए। श्यामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, मोहन, रघु, ये तालाब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये पूरे गांव का है। इसे तुम दोनों की दोस्ती ने ही जीवित रखा है। अगर तुम आपस में लड़े तो तालाब भी खत्म हो जाएगा। रघु ने झुककर कहा,
मुखिया जी, मैं हमेशा बराबरी चाहता हूं, पर मोहन अब सुनता ही नहीं। मोहन ने गुस्से में कहा, हाँ, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। यह जाल मेरा है, नाव मेरी है, मेहनत मेरी है, तो मछली भी मेरी होगी। गांव वालों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। रघु ने दृढ़ स्वर में कहा, मोहन, याद रख, ये तालाब मां जैसा है। इसे लूटोगे तो बरकत कभी नहीं मिलेगी। दोस्ती छोड़कर अगर लालच चुनोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मोहन ने आंखें तरेरी और बोला, बस रघु, मुझे तेरी नसीहतें नहीं चाहिए। अब से तू अपनी राह और मैं अपनी। दोस्ती खत्म। यह कहते ही उसने अपना जाल पूरी ताकत से पानी में डाल दिया। तालाब पर अचानक तनाव गहरा गया। बगुले उड़ गए, पानी में लहरें उठीं। गांव वाले चिंतित होकर आपस में बातें करने लगे। पंडित हरिहर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे देवी, इनकी आंखें खोलो, लालच इनकी आत्मा को न खा जाए। रामू ने आंसुओं से भरी आंखों से रघु का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, अब मोहन काका हमारे दोस्त नहीं रहेंगे। रघु ने बेटे को सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, नहीं बेटा, सच्ची दोस्ती कहीं नहीं जाती। कभी न कभी वो लौटेगा, मगर अभी उसका दिल अंधा हो गया है। उस दिन तालाब का पानी भारी लग रहा था। दोनों नावें पास थीं, लेकिन उनके बीच दूरी इतनी बढ़ गई थी कि मानो एक खाई बन गई हो। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। हर किसी के दिल में डर बैठ गया था कि कहीं यह झगड़ा गांव की शांति को न निगल ले। तालाब का पानी अब उतना चमकदार नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पिछले कई दिनों से रघु और मोहन की नावें अलग अलग चल रही थीं। दोनों अपने अपने हिस्से में जाल डालते और फिर जल्दी जल्दी मछलियां पकड़कर गांव लौटते। पर अब गांव के लोग देख रहे थे कि तालाब की मछलियों की संख्या घटने लगी थी। जहां पहले जाल डालते ही दर्जनों मछलियां निकल आती थीं, अब वहां खाली जाल लौट आता। सुबह सुबह रघु ने तालाब पर जाल डाला, पर उसमें मुश्किल से 5-6 मछलियां ही फंसी। रामू ने हैरानी से कहा, बाबा, ये क्या? पहले तो इतनी सारी मछलियां मिलती थीं। रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जब पानी का आदर नहीं होता तो बरकत भी घट जाती है। अब तालाब नाराज हो रहा है। रामू की मासूम आंखों में डर झलकने लगा। दूसरी ओर मोहन भी बड़ी नाव और भारी जाल लेकर तालाब में उतरा। उसने बार बार जाल फेंका, पर हर बार कम ही मछलियां निकलीं। गौरी ने थके स्वर में कहा, मोहन, अब मान भी जाओ, लालच ने तालाब को खाली कर दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मोहन ने गुस्से से पानी पर हाथ मारा और बोला, नहीं गौरी, ये सिर्फ किस्मत की बात है, और मेहनत करूंगा तो फिर से ढेरों मछलियां मिलेंगी। पर उसके मन में भी एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उस शाम चौपाल पर श्यामलाल मुखिया, पंडित हरिहर और गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। मुखिया जी ने कहा, भाइयों, अब हालत गंभीर हो चुकी है। मछलियां कम हो गई हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? पंडित हरिहर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने कहा था, जल की देवी को नाराज मत करो। जब दोस्ती टूटी तभी संकट शुरू हुआ। अगर अभी भी दोनों साथ न आए तो तालाब सूख जाएगा। गांव वाले चिंता में सर हिलाने लगे। रात को सुनीता और गौरी दोनों तालाब किनारे मिलीं। चांदनी में दोनों की परछाइयां पानी पर पड़ रही थीं। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, गौरी बहन, हमें ही कुछ करना होगा। अगर रघु और मोहन यूं ही लड़ते रहे तो न घर बचेगा न तालाब। गौरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं रोज मोहन को समझाती हूं, पर उसका दिल अब सिर्फ जाल और मछलियों में अटक गया है। तुम रघु से कहो कि वो भी कदम बढ़ाए। दोनों औरतों ने तय किया कि वे मिलकर इस दूरी को पाटने की कोशिश करेंगी। अगले दिन रामू तालाब किनारे दौड़ता हुआ पहुंचा और जोर से बोला, मोहन काका, बाबा कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो तालाब फिर से खुश हो जाएगा। चलो ना, साथ में जाल डालते हैं।
मोहन ने कुछ पल रामू की चमकती आंखों को देखा। उसका दिल पसीजने ही वाला था कि तभी लालच ने फिर जोर मारा। वह कठोर स्वर में बोला, रामू, अब ये बातें काम की नहीं। अपने बाबा से कहो कि अपना हिस्सा संभाले। रामू उदास होकर चुपचाप लौट आया। दिन बीतते गए, मछलियां और कम होती चली गईं। गांव के बच्चों के खाने में अब सिर्फ सूखी रोटियां और नमक बचा था। गांव की औरतें कुएं पर आपस में कहती, पहले तो रघु मोहन की जोड़ी से सबका पेट भरता था, अब तालाब जैसे रूठ गया है। गांव में बेचैनी फैलने लगी। रात के अंधेरे में तालाब का पानी अब स्थिर नहीं था। हवा में अजीब सी घुटन थी, मानो किसी बड़े तूफान की आहट हो। रघु अपनी नाव के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, हे माई, अगर हमारी दोस्ती टूटने से तालाब नाराज हुआ है तो कोई संकेत दो। दूसरी ओर मोहन अपनी नाव पर बैठा दांत भींच रहा था। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तालाब मुझे ही झुकेगा। और उसी पल दूर आसमान में बिजली चमकी, मानो चेतावनी दे रही हो कि असली संकट अब आने वाला है। गांव पर उस शाम एक अजीब सी खामोशी छाई थी। नीम के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी सरसराने लगी थीं। तालाब के पानी पर लहरें उठ रही थीं, मानो कोई भीतर से उथल पुथल कर रहा हो। रघु अपनी नाव किनारे बांध रहा था। उसके पास रामू खड़ा था। रामू ने घबराते हुए कहा, बाबा, आसमान क्यों गरज रहा है? क्या सचमुच कोई तूफान आने वाला है? रघु ने बेटे को सीने से लगाया और बोला, हां बेटा, शायद देवी नाराज हैं। अब हमें धैर्य रखना होगा। दूसरी ओर मोहन अपनी बड़ी नाव में नया जाल चढ़ा रहा था। गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, मोहन, सब कह रहे हैं तूफान आने वाला है, मत जाओ तालाब पर, आज घर पर ही रहो। मोहन ने झुंझलाकर कहा, गौरी, तू ही हर बार डराती है। जब सब लोग पीछे हटेंगे तभी तो मेरे पास मौका होगा। इस तूफान में मैं ढेर सारी मछलियां पकड़ लूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, लालच अंधा कर चुका है तुझे मोहन, देवी को क्रोध मत दिला। पर मोहन उसकी बात अनसुनी कर तालाब की ओर बढ़ गया। गांव की चौपाल पर श्यामलाल मुखिया, पंडित हरिहर और दूसरे लोग इकट्ठा हो गए थे। पंडित हरिहर ने आसमान की ओर देखकर कहा, देवी का क्रोध अब रोका नहीं जाएगा। अगर दोनों मछुआरे मिलकर प्रार्थना न करेंगे तो यह तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा। श्यामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, हमें रघु और मोहन दोनों को बुलाकर समझाना होगा, वरना पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। आसमान अचानक गड़गड़ाने लगा। बिजली की चमक से तालाब की लहरें डरावनी लग रही थीं। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ की डालियां टूटने लगीं। रामू डर से चिल्लाया, बाबा, नाव खुलने वाली है। रघु ने दौड़कर रस्सी पकड़ी और नाव को कसकर बांध दिया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। इसी बीच मोहन तालाब के बीच पहुंच चुका था। उसने जाल फेंका, पर लहरों ने नाव को डगमगाना शुरू कर दिया। मोहन घबराकर बोला, ये क्या, इतनी तेज लहरें, नाव पलट जाएगी। किनारे से गौरी चीख पड़ी, मोहन, जल्दी लौट आओ, नहीं तो सब कुछ डूब जाएगा। पर लहरें अब बेकाबू हो चुकी थीं। रघु ने देखा कि मोहन की नाव तालाब के बीच डगमगा रही है। उसने तुरंत रामू को सुनीता के पास भेजा और खुद रस्सी लेकर नाव खोल दी। सुनीता ने घबराकर कहा, रघु, तू कहां जा रहा है? तूफान में जाना जान जोखिम में डालना है। रघु ने दृढ़ स्वर में कहा, मोहन मेरा भाई है, चाहे वो कितना भी बदल गया हो, मैं उसे डूबने नहीं दूंगा। रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, काका को बचाकर लाना। रघु की नाव तूफानी लहरों से टकराती हुई आगे बढ़ी। मोहन की नाव अब आधी पानी में डूब चुकी थी। मोहन चीख रहा था, रघु, मुझे बचा ले, मैं डूब जाऊंगा। रघु ने रस्सी फेंकते हुए कहा, मोहन, इसे पकड़, जल्दी। मोहन ने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी। रघु ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। कुछ ही पलों में मोहन रघु की नाव में गिर पड़ा।
मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, रघु, मैंने तुझसे दुश्मनी की, लालच में अंधा हो गया, लेकिन तू फिर भी मेरी जान बचाने आया। मैं तेरा कभी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, दोस्ती का कर्ज कभी चुकाना नहीं पड़ता मोहन, तू मेरा भाई है। दोनों की आंखें नम हो गईं। किनारे पर खड़े गांव वालों ने जब देखा कि रघु मोहन को बचाकर ला रहा है तो सब ने राहत की सांस ली। गौरी दौड़कर मोहन से लिपट गई। सुनीता ने रामू को सीने से लगाया। श्यामलाल मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, आज हमने देख लिया कि असली ताकत लालच में नहीं, दोस्ती में है। पंडित हरिहर ने आसमान की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे देवी, अब इनकी दोस्ती को आशीर्वाद देना। और जैसे ही दोनों मछुआरे गले मिले, तूफान की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी। तालाब की लहरें शांत होने लगीं। आसमान साफ हुआ और चांदनी फिर से पानी पर चमकने लगी। लेकिन इस बार तालाब की चमक पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक नई आस्था और सीख झलक रही थी। रघु और मोहन नाव पर बैठे थे। दोनों की आंखों में दोस्ती की लौ फिर से जग चुकी थी। तूफान के बाद की सुबह गांव में कुछ अलग ही थी। आसमान एकदम साफ था, सूरज सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और तालाब का पानी शांति से लहरें ले रहा था। मानो रात का क्रोध अब ठंडी मुस्कान में बदल गया हो। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर राहत थी कि मोहन सुरक्षित लौट आया और रघु ने दोस्ती निभाते हुए उसकी जान बचाई। मोहन ने सबके सामने खड़े होकर गहरी आवाज में कहा, गांव वालों, मैंने लालच में आकर अपनी दोस्ती और तालाब दोनों को नुकसान पहुंचाया। अगर रघु न होता तो आज मैं जिंदा न होता। मैं सबके सामने वादा करता हूं कि अब से यह तालाब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का होगा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब है साथ चलना। अगर हम तालाब का ध्यान रखेंगे तो तालाब भी हमारी पीढ़ियों को जीवन देता रहेगा। गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे। सुनीता ने आगे बढ़कर गौरी का हाथ थाम लिया और बोली, देखा बहन, देवी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब सब ठीक हो जाएगा। गौरी की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, हां सुनीता, कल रात मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि असली सुख तो मिलकर जीने में है। दोनों औरतें मुस्कुरा उठीं। रामू दौड़कर दोनों नावों के पास आया और जोर से बोला, अब बाबा और मोहन काका फिर से दोस्त हैं तो मैं भी दोनों नावों में बैठूंगा। सब हंस पड़े। मोहन ने रामू को गोद में उठाकर कहा, हां बेटा, अब तू हम दोनों का बेटा है। हमें याद दिलाते रहना कि दोस्ती सबसे बड़ी पूंजी है। रामू की आंखें खुशी से चमक रही थीं। श्यामलाल मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, आज से यह तालाब सिर्फ रघु और मोहन का नहीं, पूरे गांव का होगा। यहां से जो मछली निकलेगी उसका हिस्सा सबको बराबर मिलेगा और इसकी देखभाल भी सब मिलकर करेंगे। पंडित हरिहर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह तालाब बरसों तक भरा रहेगा, क्योंकि जहां ईमानदारी और भाईचारा है वहां देवी कभी नाराज नहीं होती। गांव वालों ने तालाब की ओर फूल चढ़ाए और जल की देवी को धन्यवाद दिया। दोपहर होते होते रघु और मोहन दोनों ने अपनी नावें एक साथ तालाब में उतारी। दोनों ने मिलकर जाल फेंका और थोड़ी ही देर में मछलियों से भरा जाल बाहर निकाला। मोहन ने हंसते हुए कहा, देखा रघु, जब हम साथ होते हैं तो जाल हमेशा भर जाता है। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां मोहन, यही तो असली बरकत है। किनारे से सुनीता, गौरी और रामू तालियां बजा रहे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान लालिमा से रंगा हुआ था और तालाब पर सुनहरी चमक बिखरी थी। दोनों नावें एक दूसरे के साथ साथ लहरों पर तैर रही थीं, मानो दोस्ती की नई यात्रा शुरू हो चुकी हो। गांव वालों के चेहरे पर अब सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, दोस्ती अगर सच्ची हो तो कोई तूफान उसे तोड़ नहीं सकता।
सुबह का सूरज गांव पर अपनी नरम किरणें बिखेर रहा था। तालाब का पानी चमक रहा था और उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें नाच रही थीं। अब यह तालाब सिर्फ रघु और मोहन की रोजी रोटी का झरिया नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। श्यामलाल मुखिया ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों बहनों, आज से तालाब की मछलियों का बंटवारा बराबर होगा। जो मेहनत करेगा उसे उसका हिस्सा मिलेगा। किसी के मन में लालच नहीं होना चाहिए। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, मैं पहले लालच कर बैठा था, पर अब कसम खाता हूं कि मैं और रघु मिलकर इस तालाब की देखभाल करेंगे। रघु ने मुस्कुराकर जोड़ दिया, और हम दोनों मिलकर गांव को भी संभालेंगे, क्योंकि तालाब की बरकत तभी है जब सबको उसका लाभ मिले। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सुनीता और गौरी ने मिलकर औरतों का एक छोटा समूह बनाया। उन्होंने तय किया कि जो मछलियां ज्यादा निकलेंगी वे गांव के बाजार में बेचेंगी। सुनीता बोली, इससे हमारे घर में भी कुछ कमाई आएगी और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। गौरी ने सहमति जताई, हाँ, और जो भी पैसा आएगा उसका कुछ हिस्सा हम तालाब की देखभाल के लिए भी रखेंगे। औरतों के इस कदम से गांव में और भी उत्साह फैल गया। रामू तालाब किनारे बैठकर दोनों नावों को देखता और बार बार कहता, अब बाबा और मोहन काका की नावें साथ चलती हैं तो मछलियां भी ज्यादा आती हैं। एक दिन उसने तालाब से निकली चमकीली मछली उठाई और हंसते हुए बोला, ये मछली तो जैसे हमारी दोस्ती की तरह चमक रही है। मोहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रामू, तू सच कह रहा है, ये तालाब हमारी दोस्ती का आईना है। गांव के पुराने पंडित हरिहर चौपाल पर आए और बोले, ये तालाब अब बरसों तक गांव को समृद्धि देगा, लेकिन याद रखना, अगर मन में फिर से लालच आया तो देवी नाराज हो जाएंगी। बरकत हमेशा मेहनत और साझेदारी से आती है। सबने हाथ जोड़कर उनकी बातों को स्वीकार किया। कुछ ही हफ्तों में तालाब की मछलियां इतनी बढ़ गईं कि हर दिन जाल भरने लगा। रघु और मोहन दोनों नावों को साथ साथ चलाते और जाल खींचते। गांव की औरतें मछलियां छांटकर टोकरी में भरतीं और बाजार ले जातीं। श्यामलाल मुखिया ने छोटे बच्चों को तालाब की सफाई और पेड़ लगाने का काम सौंपा। गांव में पैसे आने लगे, कच्चे घर पक्के होने लगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें मिलने लगीं, और सबसे बड़ी बात, गांव में एकता आ गई। एक शाम तालाब किनारे बैठकर मोहन ने कहा, रघु, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों मिलकर गांव को इतना खुशहाल बना देंगे। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, मोहन, बरकत सिर्फ मछलियों से नहीं आती, बरकत तो उस दिल से आती है जो सबको साथ लेकर चलता है। पास खड़ी सुनीता और गौरी ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। रामू दौड़कर उनके पास आया और बोला, अब तो हमारा गांव सबसे अच्छा है। सूरज ढलते ढलते तालाब की सतह पर सुनहरी रोशनी फैल गई। दोनों नावें लहरों पर धीरे धीरे तैर रही थीं। गांव वाले तालाब किनारे खड़े होकर उस दृश्य को देख रहे थे। सबके दिल में एक ही बात थी, जहां दोस्ती और ईमानदारी हो वहां हमेशा बरकत होती है। सुबह की ताजी हवा गांव को जगाती हुई तालाब के चारों ओर फैल रही थी। गांव वाले तालाब की सतह पर हुई सुनहरी रोशनी को देखकर प्रसन्न थे। आज का दिन विशेष था। गांव में बाजार लगा हुआ था, जहां तालाब से निकली ताजी मछलियां बेचने के लिए लाई गई थीं। सुनीता और गौरी अपनी टोकरी लेकर बाजार जा रही थीं। रामू इनके साथ चला था, चहकते हुए, जैसे हर कोई इकलौता संकट पीछे छोड़ चुका हो। तभी बाजार की हलचल के बीच एक सज्जन मेहमान व्यापारी गांव में पहुंचा। उसका नाम था शाहिद। पड़ोसी गांव से एक व्यवसायी जो बड़ी मात्रा में मछलियां खरीदने का प्रस्ताव लेकर आया था। शाहिद ऊंची टोपी और चमकदार चप्पलों में मुस्कुराते हुए लोगों से बोला, मैं आपकी मछलियां खरीदना चाहता हूं रोजाना, बड़े भाव में। आप मुझे बड़े जालों से मछलियां दीजिए
मैं आपके लिए पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। सभी सुनकर खुश हुए। पैसे की बात थी। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, ठीक है शाहिद जी, मैं और रघु बहुत बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ देंगे। तुम बताओ कि भाव कितना होगा। शाहिद ने बड़ी राशि बताई। बहुत अधिक, गांव वालों को दिलासा दे देने वाला। गौरी ने मोहन के पास आकर धीरे से कहा, मोहन, यह प्रस्ताव तो अच्छा है, पर याद रखना कि इस तरह बड़े जाल इस्तेमाल करने से तालाब को नुकसान हो सकता है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, आज हमें मौका मिला है। पिछली बार जब दोस्ती और साझेदारी की वजह से सीमित पकड़ डीडीएच कर रहे थे तो बहुत कुछ छूट गया। अब कुछ बड़ा करना चाहिए। रघु इस प्रस्ताव को सुनकर थोड़ा झिझका। उसने सुबह की धूप में तालाब की सतह देखी, जैसे उसमें पहले की खामोशी उसकी नजरों में लौट आई हो। मेहमान की बड़ी राशि ने गांव वालों के मन को झकझोर दिया। कुछ लोग, खासकर वो लोग जिन्हें रोजी रोटी के मामले में संघर्ष था, शाहिद के प्रस्ताव में शामिल होने की बात करने लगे। गांव के चीखते बच्चे भी सुनने लगे कि बहुत सारा पैसा मिलेगा। देखो, जो लोग बड़े जाल लगाएंगे वे अमीर हो जाएंगे। पर पंडित हरिहर ने हिम्मत से लोगों को चेताया, याद रखना, जितनी मछलियां आज निकाली जाएंगी उतनी ईश्वर ने ली है पूरे तालाब से। अगर हम इस तरह जल्दी जल्दी निकालेंगे तो बरकत कम हो जाएगी, तालाब फिर सूख सकता है। तभी मोहन ने कहा, रघु, इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं चाहता हूं कि आज से हम बड़े जाल लाएं, ज्यादा मछलियां पकड़ दें और शाहिद को सब दे। रघु का स्वर शांत लेकिन गंभीर हो गया। मोहन, बड़े जाल से मछलियां तलब पर ज्यादा दबाव डालेंगे। बालू और कीट भी मछलियों की छुपने की जगह छोटी होगी। क्या तुमने सोचा है कि कल क्या होगा? मोहन ने झुंझलाकर कहा, रघु, तुम फिर वही बातें कह रहे हो। हर बात में सतर्कता और संतोष, पर कभी कभी जोखिम उठाना भी जरूरी है। गांव के कुछ लोग मोहन के साथ खड़े हो गए। शाहिद का प्रस्ताव, पैसा, सुविधा सब उनकी ओर खींच रहा था। कुछ लोग जैसे सुनीता, गौरी और पंडित हरिहर रघु के विचार से सहमत थे कि तालाब को सुरक्षित रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामू कुछ सुनकर बोला, बाबा, क्या हम अपने तालाब को भी खो देंगे? रघु ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, नहीं बेटा, हम सुरक्षित रास्ता चुनेंगे। उस शाम जब तालाब किनारे दोनों नावें लौटीं, मोहन ने रघु से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, कल से बड़े जाल। रघु ने उत्तर दिया, यदि तुम बड़े जाल लगाओगे तो कल आ जाएगी कमी। ये तालाब सहन कर सकता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया है। मोहन ने कठोर स्वर में कहा, रघु, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह मेरा निर्णय है। उसके बाद गांव के किनारे पर सन्नाटा फैल गया। पंडित हरिहर ने धीमे स्वर में कहा, लालच की परछाई हमेशा लंबी होती है, उसे रोका नहीं गया तो अंधेरा बढ़ेगा। गौरी ने मोहन की ओर देखा। आंसुओं से भरी आंखों में अपेक्षा थी कि मोहन समझेगा, पर वह मौन रहा। उस रात तालाब की सतह पर चांदनी कमजोर पड्डी डीएच गई। लहरों की हल्की सरसराहट अब कुछ भयावह लगी। रघु अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ सोचा कि क्या उसने सही किया कि अभी भी संभलने की सलाह दी। मोहन, ज्यादा मछलियां, ज्यादा पैसा, उसके मन में लालच की परछाई बड़े आकार में दिखने लगी थी। रामू सपनों में सोचता रहा कि क्या दोस्ती खराब होगी, तालाब की बरकत खो जाएगी। पूर्णिमा की रात थी। चांद आकाश में पूरी तरह था, लेकिन उसका उजाला कुछ फीका सा लग रहा था, जैसे बरकत की रोशनी पर भी परछाई गिरने लगी हो। सुबह की हवा हमेशा की तरह हल्की और ठंडी थी, पर आज गांव में एक अलग ही बेचैनी थी। मोहन ने अपनी नाव पर बड़ा जाल रखा था। गांव वाले उत्सुकता से देख रहे थे कि आज का शिकार कैसा होगा। रघु तालाब किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मोहन ने नाव तालाब में उतारी और आवाज दी, आओ रघु, तुम भी मेरे साथ चलो, देखना आज कितना माल मिलेगा। रघु ने सिर हिलाया।
मोहन, मैंने पहले ही कहा था, ये बड़ा जाल तालाब का संतुलन बिगाड़ देगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मोहन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अकेला ही देख लूंगा, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। गांव वाले नाव की ओर देखने लगे। सुनीता, गौरी और रामू भी किनारे पर खड़े थे। कुछ ही देर में मोहन ने तालाब में बड़ा जाल फेंक दिया। जाल इतना बड़ा था कि उसकी लहरें तालाब की सतह तक हिलाने लगीं। गांव वाले चिल्लाने लगे, वाह, कितना बड़ा जाल है। रामू ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या तालाब को चोट लगेगी? रघु ने रामू को गोद में उठाकर कहा, हां बेटा, अगर हम तालाब से ज्यादा मांग करेंगे तो तालाब नाराज हो जाएगा। कुछ समय बाद मोहन ने जाल खींचा। जाल इतना भरा था कि उसे खींचना मुश्किल हो रहा था। मछलियां तड़प तड़प कर जाल में छटपटा रही थीं। गांव वाले ताली बजाने लगे। देखो, इतना माल कभी नहीं निकला। मोहन काका अब अमीर हो जाएंगे। मोहन गर्व से मुस्कुराया और बोला, देखा रघु, मैं सही था। अब यह तालाब सोने की खान है। लेकिन रघु ने गंभीर आवाज में कहा, मोहन, ये मछलियां सिर्फ आज की बरकत नहीं हैं, ये आने वाले दिनों का जीवन है। अगर तुमने इन्हें इसी तरह निकाला तो कल तालाब खाली हो जाएगा। मोहन ने हाथ झटकते हुए कहा, रघु, तुम हमेशा डराते रहते हो। पैसा आया है और आता रहेगा। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए, कुछ मोहन की तरफ, कुछ रघु की तरफ। सुनीता ने आगे बढ़कर मोहन से कहा, मोहन भाई, लालच मत करो। याद करो, जब तूफान में तुम डूब रहे थे तब रघु ने ही तुम्हें बचाया था। दोस्ती को मत तोड़ो। गौरी ने आंसू भरी आवाज में कहा, मोहन, तालाब की मछलियां हमारी नहीं, देवी की देन है। उन्हें लूटोगे तो बरकत छिन जाएगी। मोहन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसके मन में शाहिद का लालच और गांव वालों की तालियों की गूंज ज्यादा गहरी थी। शाम को शाहिद फिर गांव आया। उसने मछलियों से भरी टोकरियां देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा मोहन जी, अब हर दिन इतना माल चाहिए। मैं आपके पैसे दुगने कर दूंगा। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। रघु ने बीच में टोका, शाहिद भाई, तालाब को लूटने का सौदा मत करो। अगर तालाब सूख गया तो न तुम रहोगे न हम। शाहिद हंसते हुए बोला, मुझे तालाब की चिंता नहीं, मुझे तो बस मछलियां चाहिए। तुम्हें चाहिए तो सौदा करो, नहीं तो और गांव वाले तैयार हैं। यह सुनकर मोहन का मन और डगमगा गया। उसने रघु की ओर देखा और कहा, रघु, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो कोई और देगा। मैं शाहिद से सौदा कर चुका हूं। रघु ने कड़े स्वर में कहा, मोहन, यह तुम्हारा सबसे बड़ा भूल है। याद रखना, लालच की आग कभी किसी को नहीं छोड़ती। गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबको महसूस हुआ कि अब दोस्ती की नाव फिर से डगमगा रही है। रात ढली। तालाब की सतह पर चांद की रोशनी फैल रही थी, लेकिन पानी में अजीब सा हलचल थी, जैसे मछलियों की तड़प अब तालाब की आत्मा तक पहुंच रही हो। रघु अपनी झोपड़ी में बैठा चिंतन कर रहा था। मोहन अपनी नाव के पास बैठा सोने के सपने बुन रहा था। रामू मां की गोद में सोते सोते बार बार कह रहा था, बाबा, तालाब नाराज न हो जाए। और दूर खड़ा शाहिद मुस्कुराते हुए अंधेरे में गायब हो गया। तालाब पर छाई चुप्पी अब किसी आने वाले तूफान की आहट जैसी थी। गांव में अब रोज की तस्वीर बदल गई थी। मोहन और कुछ गांव वाले शाहिद के कहने पर बड़े जाल डालते और ढेरों मछलियां निकालते। रघु रोज देखता, उसका दिल कसक से भर जाता। तालाब, जो कभी शांत और बरकत से भरा था, अब अजीब सा लगने लगा। पानी पहले जैसा साफ नहीं था, उसमें मिट्टी और काई की गंध आने लगी। छोटी छोटी मछलियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। एक दिन रामू ने तालाब किनारे छोटी मरी हुई मछलियों का ढेर देखा और मासूमियत से चिल्लाया, बाबा, ये मछलियां क्यों मर गईं? रघु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब तालाब से ज्यादा लिया जाता है तो तालाब नाराज हो जाता है। ये उसी का संकेत है।
सुनीता और गौरी रोज की कमाई देखकर भी बेचैन थीं। गौरी ने मोहन से कहा, मोहन, पैसे तो मिल रहे हैं, पर क्या तुम तालाब को सूखते नहीं देख रहे? मोहन ने झुंझलाकर कहा, गौरी, तुम और रघु हमेशा बुरी बातें ही क्यों सोचते हो? देखो, अब हमारे घर में सुख सुविधा आ रही है। यह मौका बार बार नहीं मिलता। सुनीता ने नरम स्वर में कहा, मोहन भाई, बरकत मेहनत और संतुलन से आती है, लालच से नहीं। हमें देवी का भी डर रखना चाहिए। मोहन ने अनसुना कर दिया। हर हफ्ते शाहिद आता और कहता, बहुत अच्छा, अब और मछलियां चाहिए। अगले महीने मैं शहर से बड़ा ऑर्डर लाया हूं। गांव वाले, जिन्हें पैसे की आदत हो गई थी, उसके पीछे चलने लगे। रघु अकेला पड़ गया। श्यामलाल मुखिया ने भी मजबूरी में कहा, रघु, गांव वाले पैसे देखकर अंधे हो चुके हैं। तूने सच कहा था, लेकिन अब कोई सुनना नहीं चाहता। एक रात तेज आंधी चली। बादलों की गड़गड़ाहट से तालाब की लहरें ऊंची होने लगीं, जैसे तालाब खुद गुस्से में हो। सुबह जब गांव वाले तालाब पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कई मछलियां किनारे पर मरी पड़ी थीं। पानी का रंग हरा सा हो गया था और उसमें से बदबू आ रही थी। गांव वाले डर गए। ये क्या हो गया? इतनी मछलियां कैसे मर गईं? रघु ने सबके सामने कहा, यह देवी का क्रोध है। हमने तालाब से ज्यादा मांग की, अब तालाब हमें चेतावनी दे रहा है। रामू ने रघु की उंगली पकड़कर कहा, बाबा, अगर हम तालाब से माफी मांगे तो क्या तालाब हमें माफ कर देगा? रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू को सीने से लगाकर कहा, हां बेटा, अगर हम सच्चे मन से पछताएंगे तो तालाब हमें जरूर माफ करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद मोहन का दिल अभी भी नरम नहीं हुआ। उसने कहा, यह तो एक तूफान की वजह से हुआ है, इसमें मेरी गलती नहीं। कल फिर से जाल डालेंगे और सब ठीक हो जाएगा। गौरी ने गुस्से में कहा, मोहन, आंखें खोलो, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। अगर अब भी नहीं सुधरे तो तालाब सबको डुबो देगा। मोहन गुस्से में घर से बाहर चला गया। रात को आसमान में चांद पूरा चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी तालाब पर अजीब सी उदासी के साथ पड़ रही थी। तालाब का पानी धीरे धीरे उफान लेने लगा, जैसे आने वाले दिनों में कोई बड़ी विपत्ति छिपी हो। रघु आकाश की ओर देखकर बोला, हे देवी, हमें राह दिखाओ, वरना यह लालच सब कुछ तबाह कर देगा। गांव की हवा अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। तालाब की सतह पर रोज कोई न कोई अजीब हलचल दिखती। कभी पानी अचानक गोल घुमाव लेता, कभी लहरें बिना हवा के ही उठ जाती। गांव के बुजुर्गों ने इसे अपशकुन कहा, पर मोहन अब भी अड़ा रहा। एक सुबह शाहिद फिर आया। उसकी आंखों में पैसे का नशा और भी बढ़ गया था। उसने मोहन, श्यामलाल मुखिया और बाकी गांव वालों से कहा, शहर से बड़ा ग्राहक आया है। अगर हम अगले 3 दिन में 2 गुनी मछलियां भेज दें तो इतनी कमाई होगी कि पूरा गांव बदल जाएगा। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। मोहन ने तुरंत हामी भरी। हम तैयार हैं, रघु ने बीच में टोका। मोहन, रुक जाओ, तालाब अब संभाल नहीं पा रहा। देखो कितनी मछलियां मर रही हैं। देवी हमें चेतावनी दे रही हैं। लेकिन शाहिद ने हंसकर कहा, देवी, ये सब अंधविश्वास है। असली देवी तो पैसा है। यह सुनकर सुनीता और गौरी के चेहरे पर घृणा उभर आई। उस शाम आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। रामू और गांव के बच्चे डरकर घरों के भीतर भाग गए। सुनीता ने खिड़की बंद करते हुए कहा, गौरी बहन, ये तूफान साधारण नहीं है। लगता है तालाब सचमुच नाराज हो चुका है। गौरी की आंखों में आंसू थे। काश मोहन मेरी सुन लेता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तूफान की परवाह किए बिना मोहन और कुछ गांव वाले बड़े जाल लेकर तालाब पर पहुंचे। शाहिद किनारे खड़ा होकर चिल्ला रहा था, जल्दी करो, जितनी मछलियां पकड़ सकते हो पकड़ लो। रघु भी वहां आ गया और ऊंची आवाज में बोला, पागल मत बनो, अभी भी समय है। जाल फेंकोगे तो तालाब तुम्हें डुबो देगा। पर लालच,
आंखें बंद कर चुका था। मोहन ने गुस्से में कहा, रघु, तू हमेशा रोड़े अटकाता है। आज देख लेना, तूफान भी हमें नहीं रोक पाएगा। मोहन और उसके साथी जाल फेंकने लगे। जैसे ही जाल पानी में गिरा, अचानक तालाब का रंग बदल गया। लहरें ऊंची उठीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर से जाग गई हो। बिजली कड़की और आसमान फट गया। अचानक जाल खींचने लगा। मोहन और बाकी मछुआरे चिल्ला उठे, अरे ये क्या है? जाल फंस गया है। पानी की लहरें और तेज हो गईं। कुछ ही पल में नावें डगमगाने लगीं। श्यामलाल मुखिया किनारे से चिल्ला रहे थे, वापस आओ वरना डूब जाओगे। किनारे पर खड़ी सुनीता और गौरी दोनों चिल्ला रही थीं, मोहन वापस आ जाओ, लालच छोड़ दो, जान बचाओ। लेकिन लहरों की गर्जना इतनी तेज थी कि उनकी आवाज डूब गई। रामू रोते हुए बोला, बाबा, तालाब मेरे बाबा को मत ले जाना, मैं बिना उनके कैसे रहूंगा। रघु ने उसे सीने से लगाया और आंखें आसमान की ओर उठाकर बोला, हे देवी, अगर हमारी सच्चाई बची है तो इन निर्दोषों पर दया करो। तालाब के बीच अचानक एक नाव उलट गई। गांव वाले घबराकर तैरकर किनारे भागे। मोहन का जाल भी फट गया और उसमें से मरी हुई मछलियों का ढेर बाहर निकल पड़ा। मोहन की आंखों में डर उतर आया। उसने कांपते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है। शाहिद गुस्से से चिल्लाया, कमजोर मत बनो, फिर से कोशिश करो। लेकिन तभी एक बिजली सीधी तालाब के बीच गिरी। पानी उबल उठा और सब भागने लगे। सब लोग किनारे पहुंच गए, लेकिन शाहिद लालच में अड़ा रहा। वह चिल्ला चिल्लाकर मछलियां समेटने की कोशिश करता रहा। अचानक तालाब की एक विशाल लहर उठी और शाहिद की नाव को निगल गई। गांव वाले चीख पड़े, शाहिद डूब गया। कोई उसे बचा नहीं पाया। कांपते हुए किनारे पर खड़ा मोहन रोने लगा। उसने गौरी और रामू को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने सबको खतरे में डाल दिया। शाहिद चला गया और देवी का क्रोध अब भी हमारे ऊपर है। गौरी ने उसके आंसुओं को देखा पर कुछ नहीं कहा। रामू बस उसके हाथ कसकर पकड़े रहा। तालाब की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, पर वातावरण भारी था। गांव वालों के मन में अब डर और पछतावा दोनों थे। रघु ने गंभीर स्वर में कहा, आज हमने देखा कि लालच का अंजाम क्या होता है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। तालाब हमें तभी माफ करेगा जब हम सच्चे दिल से उसकी सेवा करेंगे। सबके चेहरे पर खामोशी छा गई। गांव में पहली बार लालच की जगह पछतावे का बोझ उतरने लगा। तूफान थम चुका था, पर गांव का दिल अब भी कांप रहा था। तालाब की लहरें शांत हो चुकी थीं, पर पानी का रंग गहरा और उदास दिखाई दे रहा था। मछलियों के शव किनारे पर बिखरे पड़े थे। हर कोई समझ चुका था कि तालाब अब केवल पानी का स्रोत नहीं रहा, यह उनकी नियति से जुड़ा हुआ है। मोहन तालाब के किनारे बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर कांप रहा था। उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, गौरी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैंने लालच में आकर तालाब की आत्मा को चोट पहुंचाई। शाहिद तो डूब गया, अब डर है कि कहीं तालाब हमें भी न निगल ले। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहन, देर तो हो गई है, लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। अगर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो शायद तालाब हमें माफ कर दे। उसी वक्त रघु गांव वालों के बीच खड़ा होकर बोला, सुनो सब लोग, अब वक्त आ गया है कि हम अपने पाप स्वीकार करें। लालच ने हमें बांट दिया, लेकिन तालाब ने हमें चेतावनी दी है। अगर हम मिलकर इसे शुद्ध न करें तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। श्यामलाल मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, रघु ठीक कह रहा है। अब वक्त है कि हम अपनी गलती मानें। पंडित हरिहर भी आगे आए और बोले, देवी केवल उन पर दया करती हैं जिनका मन सच्चा और पश्चाताप से भरा हो। कल हम सब तालाब के किनारे एकत्र होंगे। वहां हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और शुद्धिकरण का यज्ञ करेंगे। रात को घर में सुनीता और गौरी दोनों बैठी थीं। सुनीता ने कहा,
बहन, हमारे पति अलग अलग राहों पर चले गए थे, लेकिन अब लगता है कि यह वक्त उन्हें फिर से एक करने का है। गौरी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, हाँ सुनीता, कल जब सब तालाब पर इकट्ठा होंगे, मैं खुद मोहन से कहूंगी कि वह रघु के साथ हाथ मिलाए। अब हमें पुराने झगड़े भूलकर गांव और तालाब को बचाना होगा। उस रात रामू अपने छोटे से दीपक के सामने बैठा था। उसने हाथ जोड़कर तालाब की ओर देखा और बोला, हे तालाब देवी, मेरे बाबा और चाचा को माफ कर दो। अब वे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं बड़ा होकर हमेशा तालाब की रक्षा करूंगा। उसके मासूम शब्द सुनकर सुनीता और रघु की आंखें भर आईं। सूरज उगा तो गांव में एक अजीब सी शांति थी। हर घर से लोग तालाब की ओर बढ़ रहे थे। पंडित हरिहर अपने साथ पूजा की थाली, कलश और मंत्रों की किताब लाए। श्यामलाल मुखिया ने गांव के युवकों को आदेश दिया कि तालाब किनारे की गंदगी साफ करें। मोहन भी आया। उसकी आंखों में शर्म थी, पर वह कदम धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ा। मोहन ने तालाब के किनारे खड़े होकर सबके सामने कहा, भाइयों और बहनों, मैंने गलती की है। मैंने रघु को अपमानित किया, उसकी सच्ची बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं सबके सामने उससे माफी मांगना चाहता हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर मोहन रघु के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, रघु, मुझे माफ कर दे। रघु ने उसकी आंखों में देखा। पल भर की खामोशी के बाद उसने मोहन को गले लगा लिया। तालाब की लहरें मानो धीरे धीरे थपकी देने लगीं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सुनीता, गौरी और रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पंडित हरिहर ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। गांव वालों ने दीप जलाए और तालाब के चारों ओर रख दिए। सभी ने मिलकर कहा, हम वादा करते हैं कि अब कभी लालच में तालाब को चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम तालाब को मां की तरह पूजेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। श्यामलाल मुखिया ने घोषणा की, आज से यह नियम होगा कि तालाब से केवल उतनी ही मछलियां पकड़ी जाएंगी जितनी जरूरत है। बाकी मछलियां तालाब में रहने दी जाएंगी ताकि संतुलन बना रहे। शाम होते होते तालाब का पानी फिर से चमकने लगा। उसकी सतह पर हल्की सी सुनहरी रोशनी नाच रही थी, मानो तालाब खुद मुस्कुरा रहा हो। रघु और मोहन साथ साथ खड़े थे। सुनीता और गौरी दोनों ने अपने अपने पतियों को देखा और मन ही मन देवी का धन्यवाद किया। रामू ने तालाब की ओर इशारा करके कहा, देखो, अब तालाब खुश हो गया है। गांव वाले एक स्वर में बोले, हां, तालाब खुश है और हमारी दोस्ती भी। तालाब के शुद्धिकरण और यज्ञ के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। जहां पहले लालच और झगड़े की हवा बह रही थी, अब वहां शांति और सहयोग की महक थी। गांव वालों के दिल में फिर से उम्मीद जग चुकी थी। अगली सुबह रघु और मोहन साथ साथ तालाब की ओर निकले। सुनीता और गौरी दोनों घर से बाहर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देख रही थीं। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, देखो गौरी बहन, अब फिर से हमारे पति वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे, जब साथ साथ मछली पकड़ने जाते थे। गौरी की आंखों में चमक थी। हां सुनीता, अब लगता है कि ये दोस्ती पहले से भी गहरी होगी। तालाब के किनारे पहुंचकर श्यामलाल मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अब से तालाब सिर्फ 2 लोगों का नहीं, पूरे गांव का होगा। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से मछली लेगा और तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी सबकी होगी। गांव वाले खुशी खुशी तैयार हो गए। पंडित हरिहर ने भी कहा, जब सब मिलकर तालाब को मां की तरह पूजेंगे, तभी गांव में सुख शांति बनी रहेगी। रामू अब और भी खुश था। वह तालाब के किनारे छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर कहता, हम तालाब की रखवाली करेंगे। कोई इसमें गंदगी फेंकेगा तो हम रोकेंगे। गांव के बच्चे खिलखिलाकर हंसते और उसके साथ तालाब के चारों ओर दौड़ते। रघु ने यह देखा और मुस्कुराया। देखो, अगली पीढ़ी तालाब को बचाने के लिए तैयार हो रही है।
मोहन ने सिर झुकाकर कहा, काश मैंने पहले ही ये सब समझ लिया होता, पर अब मैं वादा करता हूं तालाब की रक्षा के लिए जान भी दे दूंगा। घर लौटकर सुनीता और गौरी ने साथ बैठकर बात की। सुनीता ने कहा, अब जब तालाब सुरक्षित है तो हमें औरतों को भी मिलकर कोई काम करना चाहिए, जैसे तालाब से निकली साफ मछलियों को सुखाकर बाजार में बेचना। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया। हां, इससे घर की आमदनी भी बढ़ेगी और औरतें भी आत्मनिर्भर बनेंगी। दोनों औरतों ने ठान लिया कि वे पुरुषों के साथ मिलकर गांव की प्रगति में भागीदारी करेंगी। श्यामलाल मुखिया ने गांव वालों को सुझाया कि तालाब के आसपास खाली जमीन पर पेड़ लगाए जाए। इससे मिट्टी मजबूत होगी और पानी भी साफ रहेगा। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब मिलकर पौधे लगाने लगे। पंडित हरिहर ने आशीर्वाद दिया, जब धरती हरी होगी तभी जीवन भी हरा भरा रहेगा। रघु और मोहन ने मिलकर पौधा लगाया। रामू ने मिट्टी डालते हुए कहा, अब ये पेड़ हमारी दोस्ती की तरह कभी सूखेगा नहीं। कुछ ही दिनों में गांव का रूप बदलने लगा। तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। किनारों पर कमल खिलने लगे। मछलियां आराम से तैरने लगीं। गांव वाले खुश होकर कहते, देखो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो तालाब भी मुस्कुराता है। सुनीता और गौरी मछलियों को सुखाकर बाजार भेजने लगीं। औरतों का आत्मविश्वास बढ़ गया। शाम को जब सूरज डूब रहा था, रघु और मोहन तालाब के किनारे बैठे थे। दोनों ने अपने अपने घरों के दीपक लेकर तालाब में प्रवाहित किए। लहरों पर तैरते दीपक ऐसे चमक रहे थे जैसे दोस्ती की आशा की किरणें। रघु ने धीरे से कहा, मोहन, अब लगता है कि तालाब हमें आशीर्वाद दे रहा है। मोहन ने आंसू पोंछकर जवाब दिया, हां रघु, और हमारी दोस्ती अब जाल में नहीं बल्कि दिल में बंधी है। किनारे पर खड़ा रामू जोर से बोला, जय तालाब देवी। गांव वाले एक स्वर में गूंज उठे, जय तालाब देवी। तालाब की लहरें उस आवाज के साथ थिरकने लगीं। गांव में अब शांति और सहयोग की हवा बह रही थी। तालाब का पानी साफ और जीवन से भरा हुआ था, लेकिन प्रकृति और समाज दोनों कभी स्थिर नहीं रहते। नई चुनौती हमेशा इंतजार करती है। एक दिन सुबह सुबह गांव के पास एक अजनबी व्यक्ति आया। उसका नाम था विक्रम। वह शहर से आया था और तालाब के किनारे खड़ा होकर तालाब को निहार रहा था। विक्रम ने गांव वालों से कहा, मैं यहां मछली पालन के नए तकनीकी प्रयोग करने आया हूं। अगर आप मेरे सुझाव मानेंगे तो तालाब से हर महीने ज्यादा मछलियां निकलेंगी और आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। मोहन तुरंत उत्साहित हो गया, वाह, यह तो हमारे लिए एक और अवसर है। रघु, क्या तुम नहीं चाहते कि गांव की आमदनी बढ़े? लेकिन रघु ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, याद रखो, पिछली बार बाहरी लालच ने क्या किया था। हमें सावधानी बरतनी होगी। गौरी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मोहन भाई, कृपया इस बार सोच समझकर निर्णय लो। हमें तालाब की रक्षा करनी है। श्यामलाल मुखिया ने कहा, अगर यह व्यक्ति सच में मदद करेगा तो ठीक है, पर पहले उसकी योजना को समझना जरूरी है। सुनीता ने सुझाव दिया, चलो पहले छोटे पैमाने पर प्रयोग करते हैं। अगर नुकसान नहीं होगा तभी पूरा तालाब दें। रामू मासूमियत से पूछ रहा था, बाबा, क्या यह फिर से तालाब को नाराज कर देगा? रघु ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, हम अब सीख गए हैं, लालच के बिना प्रयोग करेंगे। विक्रम ने तालाब के एक छोटे हिस्से में नया जाल और उपकरण लगाए। मोहन और रघु दोनों साथ थे। गांव वाले उत्सुकता से देखते रहे। कुछ दिन बाद पहले परिणाम आए। छोटे छोटे मछली समूहों की संख्या बढ़ गई थी। गांव वाले खुश हुए। मोहन ने रघु की ओर देखकर कहा, देखा, अगर सावधानी से काम किया जाए तो तालाब और हमें दोनों लाभ दे सकते हैं। रघु मुस्कुराया, हां, अब समझदारी और संयम से काम करना सीख गए हैं। लेकिन तीसरे दिन अचानक तालाब के पानी में गहरी हलचल हुई। मछलियां अनोखे तरीके से तालाब के किनारे उछलने लगीं।
रघु ने डरते हुए कहा, मोहन, ये संकेत है, तालाब संतुलन खो रहा है, सावधान रहो। मोहन ने तुरंत जाल निकालने की हिम्मत दिखाई। विक्रम भी परेशान होकर बोला, यह असामान्य है, हो सकता है कि तालाब कहीं गहरी बीमारी या असंतुलन से ग्रस्त हो। गौरी और सुनीता गांव वालों को इकट्ठा करती हुई बोली, देखो, हमें मिलकर यह समस्या हल करनी होगी, लालच और जल्दबाजी अब काम नहीं आएगी। रघु ने सुझाव दिया, हम तालाब की गहराई में सफाई करेंगे और नए जाल केवल उस समय इस्तेमाल करेंगे जब तालाब तैयार हो। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, हां, इस बार मैं लालच नहीं करूंगा, तालाब हमारी पहली प्राथमिकता होगी। गांव वाले विक्रम और रघु के साथ मिलकर तालाब की सफाई और संतुलन बनाए रखने लगे। रामू छोटे बच्चों के साथ तालाब के किनारे खेलते हुए बोला, अब हम तालाब की रक्षा करेंगे और हर कोई खुश रहेगा। कुछ हफ्तों की मेहनत और संयम के बाद तालाब फिर से शांत और जीवन से भरा हुआ था। मछलियां स्वाभाविक रूप से तैरने लगीं। रघु ने मोहन को देखा और मुस्कुराया। देखा मोहन, संयम और सहयोग से हर चुनौती आसान हो जाती है। मोहन ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां रघु, अब मैं समझ गया हूं कि लालच सिर्फ तबाह करता है, संतुलन और दोस्ती बढ़ाती है। रामू तालाब की ओर देखते हुए चिल्लाया, जय तालाब, अब हम सुरक्षित हैं। गांव वाले एक स्वर में बोले, हां, अब तालाब और हमारी दोस्ती दोनों सुरक्षित हैं। तालाब की सतह पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और हर लहर में उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही थी। गांव में अब वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लालच और भय का माहौल था, अब वहां सहयोग, मित्रता और संतुलन की हवा थी। तालाब फिर से जीवन से भर गया था और गांव वाले उसका सम्मान करते हुए जी रहे थे। सुबह सूरज की पहली किरण तालाब की सतह पर पड़ रही थी। मोहन और रघु तालाब के किनारे खड़े थे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, देखो, तालाब कितनी शांति से है। अब लगता है हमारी दोस्ती भी वैसी ही स्थिर हो गई है। रघु ने सिर हिलाया, हां मोहन, संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है, अब हमें इसे बनाए रखना है। रामू तालाब के पास खेलते हुए चिल्लाया, बाबा, मैं तालाब की रक्षा करूंगा और सभी बच्चे भी मेरी मदद करेंगे। श्यामलाल मुखिया ने गांव वालों के बीच घोषणा की, अब से तालाब की देखभाल का नियम है, हर परिवार अपने हिस्से का ध्यान रखेगा और केवल उतनी मछलियां पकड़ी जाएंगी जितनी आवश्यक हों। सब मिलकर तालाब की पूजा करेंगे और इसे माता की तरह मानेंगे। सुनीता और गौरी ने गांव की औरतों को जोड़कर तालाब की सफाई और मछलियों के संरक्षण का काम शुरू किया। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम भी गांव की प्रगति में हिस्सेदार हैं। तालाब हमारी जिम्मेदारी है। रामू छोटे बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें बताता, देखो बच्चों, ये तालाब हमारी मां की तरह है, इसे सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। जो तालाब से लालच करेगा वह हमारी सीख को भूल जाएगा। बच्चे तालाब के किनारे छोटे छोटे पौधे लगाते और पानी साफ करते। रघु यह देखकर मुस्कुराया, देखो मोहन, नई पीढ़ी भी सीख रही है कि प्रकृति और दोस्ती का सम्मान करना चाहिए। मोहन अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। वह रोज तालाब की निगरानी करता और गांव वालों को समझाता, दोस्ती और तालाब की शांति ही असली दौलत है। पैसा, सम्मान और सुख तभी मिलेगा जब हम संतुलन बनाए रखेंगे। रघु ने उसकी ओर देखकर कहा, मोहन, अब तुम सच में समझ गए हो, यही हमारी जीत है। दिन ढलते ढलते तालाब की सतह पर सूरज की रोशनी सुनहरी हो गई। मछलियां आराम से तैर रही थीं। कई बच्चे तालाब के किनारे बैठकर पानी में हाथ डालते और हंसते। तालाब की लहरों में जीवन और खुशी की झलक थी। रामू चिल्लाया, देखो बाबा, तालाब अब बिल्कुल खुश है। मोहन और रघु एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। सुनीता और गौरी भी पास खड़ी थीं। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सब मिलकर तालाब की ओर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहे थे।
श्यामलाल मुखिया ने गांव वालों को कहा, देखो, जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तभी गांव और तालाब दोनों सुरक्षित रहते हैं। अब से हर परिवार और हर बच्चा इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा। पंडित हरिहर ने आशीर्वाद दिया, जब मित्रता, संतुलन और मेहनत का संगम होगा तभी तालाब और गांव दोनों फलेंगे फूलेंगे। सूरज डूब रहा था और तालाब की सतह पर सुनहरी लहरें फैल रही थीं। मोहन और रघु साथ बैठे, रामू और बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। गौरी और सुनीता मुस्कुरा रही थीं और गांव वाले तालाब की शांति में खोए हुए थे। तालाब की लहरों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ जीवन, दोस्ती और संतुलन की चमक थी। रघु ने धीरे से कहा, मोहन, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। दोस्ती और तालाब की शांति हमेशा बनी रहेगी। मोहन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां रघु, अब हम सीख चुके हैं कि लालच का अंत दुख है और संतुलन की शुरुआत खुशी। रामू ने तालाब की ओर इशारा करते हुए जोर से बोला, जय तालाब और जय दोस्ती। गांव वाले सबके साथ बोले, जय तालाब और जय दोस्ती। तालाब की लहरें उनकी आवाज के साथ थिरक उठीं। गांव में अब हमेशा के लिए शांति और संतुलन की कहानी बसी थी।